अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं बियर टॉक्स। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग, क्या कुछ डिस्कशन हुई है? आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई है, आर्मी चीफ साहब ने कितनी बातें की है और किस किस ने शिरकत की है, वो तो आपको पता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगा ऑपरेशन के हवाले से, जो कि दोबारा से फैसला किया है और कमेटी तश्कील दे दी गई है और ऑपरेशन करने का इरादा है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसका वाहिद हल है कि ऑपरेशन की जाए और इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, तारीख बताता हूँ ये ऑपरेशन के हवाले से कि जो माजी में हमने ऑपरेशन किए, कितनी कामयाबी मिली है, कितना फ़ायदा मिला है और कितना नुकसान मिला है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो ऑपरेशन हुई है ना माजी में, वो थोड़ा सा आप सुन ले। ऑपरेशन ज़रब अल्फ 2014 में हुआ, ठीक है। ये जो नवाज शरीफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 में हुआ, ठीक है। और पीछे जाए, ऑपरेशन अलमीज़ान 2002 से 2006 में ऑपरेशन अलमीज़ान हुआ, ठीक है। ये ऑपरेशन फाटा और सवात में अलकायदा तालिबान के खिलाफ किया गया। आगे जाए, लाल मस्जिद ऑपरेशन, ये भी मुशर्रफ ने किया 2007 में। और इसके साथ ऑपरेशन राय हक 2007 से 2008 में ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन राय रास्त 2009, अजीब अजीब से नाम रखे गए हैं। ऑपरेशन राय रास्त 2009 में हुआ। ये सवात और मालाकंड में तालिबान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन था जो कि किया गया था उस वक्त। और इसके साथ ऑपरेशन राय निजात 2009 से 2010 के दरमियान ये किया गया। ये ऑपरेशन वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान के खिलाफ किया गया था। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो सारे तकरीबन 8-9 ऑपरेशन आप लोगों ने किए मुशर्रफ दौर से और नवाज शरीफ दौर तक, जो आप लोगों ने ऑपरेशन किया है, किसने किया? हमारी फौज ने किया है। और मुशर्रफ ने तो किसी के दबाव में ये सारे ऑपरेशन किए, यहाँ पे अड्डी दी गई और बड़ा नुकसान उठाया गया। ये जो दौर है मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक, यानी नवाज शरीफ की दौर तक, हमने नुकसान उठाया है। हमने माली नुकसान भी किया है, जो कि 150 अरब डॉलर हमने नुकसान किया है। किसी और की जंग में हमने यहां पे ऑपरेशन लॉन्च किए, अपने लोगों को मारा गया। और इसके साथ साथ हमने 80,000 जानें दी, जो कि बेगुनाह लोगों को यहां पे मारा गया, दहशतगर्दी में मारा गया। तो ये तो इनका नुकसानात है। इसका मुझे सिर्फ फायदा पता है। अगर ये लोग ये समझते हैं, हमारी फौज ये समझती है कि ये ऑपरेशन जो थे, जो माजी में हमने ऑपरेशन किए, ये कामयाब हुई है, तो अब क्यों दहशतगर्दी है? दोबारा से क्यों सर उठा रहे हैं लोग? आप लोग का तो यही कह रहे हैं ना कि हमने दहशतगर्दों को जड़ से खत्म किया है। तो दहशतगर्द दोबारा से आ गई, दोबारा से वही दहशतगर्दी हो रही है, लोग मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। और रमजान में भी आप लोग किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मौलवी साहबान, हमारे मुफ्ती साहबान को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि हमने जो माजी में ऑपरेशन किए, जो भी कार्रवाई डाली है तालिबान के खिलाफ, तहरीक तालिबान के खिलाफ, तो अगर समझते हैं कि कामयाबी हमें मिली है, तो आज क्यों ये हालात है? दोबारा से वो क्यों सर उठा रही हैं? क्यों दोबारा यहां पे आबाद हो गए? अगर नाकामी हुई है तो दोबारा, अगर नाकामी हुई है तो फिर क्यों आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ऑपरेशन? आप लोगों ने जो फैसला किया है कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे तालिबान के खिलाफ, तो इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा, बल्कि दोबारा से नुकसान होगा। माली नुकसान भी होगा और जानी नुकसान भी होगा। अगर आप ऑपरेशन करेंगे, बेगुनाह लोग को ऐसे मारेंगे, धमाकों के जरिए उड़ाएंगे, तो रिएक्शन तो आएगा। ये दहशतगर्दी और बढ़ेगी, इसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है, इस कौम का नुकसान हो रहा है। अब इस मीटिंग में कौन कौन शरीक थे, किसने लबैक का इसके ऊपर, किसने हाँ में लाया है, वो आपको पता है कि किसने हाँ में लाया है। अब देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारी हुकूमत है, ये इनके साथ मान जाएगी या नहीं। हमारा तो पॉलिसी जो है पहले से एक ही पॉलिसी है कि ऑपरेशन के खिलाफ है। इमरान खान की जो पॉलिसी है, यहां पे तो नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन में कामयाब हो जाएंगे, यहां पे कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में हो रही है। और बातें भी आपने अगर ऑपरेशन करना है तो बलोचिस्तान में करना होगा और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में करना होगा। तो क्या अवाम की सपोर्ट आपको हासिल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अवाम ये एक्सेप्ट नहीं करेगी दोबारा से। अवाम ने जो माजी में नुकसानात उठाए हैं, जो नुकसान हुए इस मुल्क का, दोबारा वो इस में नहीं आएंगे, आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। तो फिर ये क्यों करना पड़ेगा ऑपरेशन? क्योंकि अवाम की सपोर्ट आपके पास नहीं है और पॉलिटिकल लोगों की भी सपोर्ट आपके पास नहीं है। क्योंकि माजी के अगर आप देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तारीख देखें, तो हमने नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान हमने माली नुकसान भी किया और जानी नुकसान भी किया है। तो तारा सवाल हमारा यही है अपनी फौज से और जो विफाकी हुकूमत से कि खुतारा दोबारा से हमें इस जंग में ना धकेला जाए, इस आग में ना धकेला जाए। इसमें नुकसान है, इसमें फायदा नहीं है। अगर आपने दहशतगर्दी कंट्रोल करनी है, इसका वाहिद एक ही हल है। वो हल कौन सा है? वो हल, यहां पे आप स्टेबिलिटी लेके आएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी कैसे? अगर आप चाहें तो आ सकती है,
لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں. پہلے آپ اس ملک میں لے کے آئیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, عوامی نمائندے آئیں گے, عوام جس کو ووٹ دے گی اگر وہ آئیں گے تو یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. ان کی جو پالیسی ہوگی وہ عوام کی مفاد میں ہوگی, عوام کو یعنی فوج کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے یہاں پہ امن امان بہتر ہو سکتا ہے, آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی, بہت تبدیلی آئے گی. لیکن بہتر ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور عوام جس کو منتخب کرتی ہے انہیں کو موقع دیا جائے. لیکن آپ یہ کرنا نہیں چاہتے. ہم نے دیکھا, آپ ماضی کے 76 سالوں سے دیکھیں کس نے انٹرفیئرنس کیا الیکشن میں, سب کو پتہ ہے کہ کس نے کی ہے. اب 2018 کے الیکشن کی مثال لے لیں, یہ تو کل داندلی ہوئی ہے اور ایک یہ سمجھ لیں کہ بدماشی ہوئی ہے. عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, کھلے عام ڈاکہ ڈالا گیا, اور فارم 45 کے ذریعے جو لوگ جیتے تھے ان کو موقع نہیں دیا گیا, بلکہ فارم 47 کے ذریعے ایسے لوگوں کو موقع دیا گیا, ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جس نے عوام نے رد کیا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ختم ہو, یہاں پہ سٹیبلٹی ہو, تو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ الیکشن, اور وہ بھی فری اینڈ فیئر. پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک کا واحد حل ہے, جو کہ عمران خان بار بار یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, اس ملک میں امن و امان لانے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی انتہائی ضروری ہے. تو وہ کیسے آئے گی؟ وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی, فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے گی. تو خدا سوچئے اور ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیے. مجھے بلال احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.